डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @sarthak_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी के कुछ अंश श्रोताओं को विचलित कर सकते हैं। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवेक का प्रयोग करें। डेट 30 जून 1996, 208 मेरिंगटन एवेन्यू, साउथैम्पटन, कनेटिकट। ये कहानी स्नेडेकर फैमिली की है। ये 7 लोगों का परिवार, जिसमें कि उनका बेटा, उसको कैंसर था और चूंकि वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर था जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ से वो हॉस्पिटल रिलेटिवली पास था। वो जैसे ही इस घर में शिफ्ट होते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब तो लगता है, मगर कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। वो घर ऐसा था जहां पर एक नीचे बेसमेंट भी था। बेडरूम को जब वो अरेंज कर रहे थे तब वहां पर कई सारी खोदने की चीजें मिली। वहां पर कई सारे ताबूत भी थे जिन्हें उन्होंने बाद में आगे स्क्रैप में बेच दिया। वो इस वक्त तक बिल्कुल इस बात से बेखबर थे जिस जगह पर वो शिफ्ट हुए हैं वो पहले एक फ्यूनरल हाउस था। पुराने ओनर्स ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था उन्हें। एनीवे, जिस रूम को वो अरेंज कर रहे थे वो रूम उनके बेटे स्टीवन को ही मिलने वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके बेटे का कैंसर हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा था, जिसके कारण वो वहां पर शिफ्ट हुए थे। इसके पहले कि मैं आपको लेकर चलूं आगे क्या हुआ, आपको पहले जानना होगा कि कैसा वो घर दिखता था। और ये चीज कार्मेल खुद एक इंटरव्यू में बताई। Can you take us through the layout of the house? Yes, as you came in the front door, there was a beautiful wood entrance with an excellent hall stairway that went up to the second apartment. That's the apartment I saw first before I moved in. I didn't know it was a funeral home. When I came in the first time, the downstairs was full of workmen and woodworking things, of lumber and hammering things going on. So I saw the upstairs apartment. I didn't realize it was a funeral home. As you go through the hallway to your left was what used to be the chapel, was our dining room. In the back of it was the kitchen. There was a back door. As you walked out the back door, there were French doors. If you'd go in those French doors, it led down into the basement or into our bedroom. When you went into the basement, there was the morgue and where they prepared the bodies. The hoist went up into our bedroom above us. There was a blood tank to the right of the staircase. And then as you walked through there was the sink where they flushed the blood and things of that nature, and they prepared the bodies, and there was makeup and wax and things like that in there. There were 3 coffin pillows. Then as you come through, there was a tool room where they kept the little head things, where they put the name of the person, little metal plaques. You went on through, that was the north coffin room. That's where my son Stephen slept. That was his bedroom. You made a right, you went into the south coffin room. That's where Michael slept. As you go up the stairs, you go directly into the bathroom. Back around, there's a U shape into a beautiful living room with a sunroom. There were over 22 windows. Then there were 2 more bedrooms. Kelly and my daughter, another niece, slept in the other one. आगे केरमिन ये भी बताती है, जब वो उस घर में शिफ्ट हुए थे तो घर के बच्चों ने उन्हें इस बारे में बताया था, मगर उसने उन पर बिलीव नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि बस ये जगह चेंज होने के कारण बच्चों को ये वहम हो रहा है। मगर उन्हें बहुत सारी चीजें अजीबोगरीब सुनाई दिखाई देती,
जहां तक कि उनके बेटे स्टीवन का भी बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। स्टीवन एक शांत बच्चे से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और अपने आप में ही चिड़चिड़ा सा बच्चा बन गया था। इनफैक्ट वो कभी कभी बस यूं ही कुछ भी बड़बड़ाने लगता। वो सोते वक्त भी कुछ बड़बड़ाता। स्टार्टिंग में तो सबको लगा कि मे बी ये मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स हैं, मगर डॉक्टर से पूछने के बाद डॉक्टर का कहना था कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक दिन उनकी नीस केली जैसे ही आती है एक डेट से, वो सीधे सीधे कैरमिन के रूम में जाती है और उसे उठाना चालू कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, उसकी सांसें फूल रही होती हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बस अपनी आंट के पास जाती है और जाकर कह रही होती है, ये सारी की सारी चीज़ें फिर से होने लगी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फिर स्टार्ट हो गई हैं। और इस बार कैरमिन समझ जाती है केली की बात और वो अपनी बाइबल को लेकर सीधे सीधे नीचे की ओर जाती है, वो बेसमेंट वाले रूम में जहां पर स्टीवन रहता है। स्टीवन उस वक्त भी कुछ बड़बड़ा रहा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल वाइड होती हैं, वो बस ऊपर की ओर देख रहा होता है और उसके हाथ कुछ इस तरीके से रहते हैं जैसे कि मानो वो किसी का गला पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो वहीं पर लेटा रहता है, मगर वो जो बोल रहा होता है वो किसी को भी समझ में नहीं आता। इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है उनकी नीस केली के साथ जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और एक तरीके से ये पूरा का पूरा केस चर्चा में आने लगता है। अकॉर्डिंग टू केली, वो हर रात जब सोती है उसे ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई स्पिरिट है जो कि उसे उस पर फोर्स कर रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई ऐसा डीमन है जिसे वो देख तो नहीं पा रही है, मगर वो उसे अपने ठीक बगल में पाती है और उसका ये तक कहना है कि वो डीमन ने उसे सेक्सुअली अब्यूज भी किया है। आप आगे वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिसमें केली अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। Now, Kelly, you're the niece. You came to live with your aunt. Yeah. And you say you were molested by an entity. Tell me about that. Well, it all started when I can't. And she went into her bedroom and she tried to lay in bed and she felt something come up underneath the covers towards her, and it was pulling at her undergarments and touching her in her private areas. She reached over for her rosary and the cross came off. That's when she got up and ran into the room with me. A few other things happened to her. I'll let her tell you about them if she can. The covers would be pulling off the bed. There would be voices, a lot of scratching on the walls. The bed didn't always do it. It did it more in Aunt Carm's room than anywhere, but it would like breathe, kind of like. Kelly, what did the operation look like? Did it? It did you see a didn't have full a form. person? It was just a black mass. Just a black Yeah. mass. Was there a hand? You said you felt something. I felt it. You couldn't see it. I couldn't see it because it was behind me, but it was like a huge. It was just freezing cold. It was like a hand on my back, and it would just like when I was laying on this side, and this bra strap would always be pulled down, and I always slept in my undercloak, my bra and stuff went out the bed. That's just, and it would be being tugged down. And you'd pull it back up, and it usually, when you're laying on that side, that just doesn't happen. And I got up to get the rosary, and I laid back down in the bed. And when I did that, my hand, I was holding the rosary in my hand, and it was like something was, trying to open my hand up. And it would start pulling on my covers, pulling them to the floor. And then after that happened, I got up and ran into Aunt Carm's room. And she got up to come in with me. She brought her Bible. This had happened before, something similar. And she didn't believe me. She just bring the Bible in.
And she would sit down and she would start telling me the Hail Mary out the rosaries and reading the Bible and trying to calm me and talk to me and tell me I was just having nightmares or something. उनका ही दूसरा बेटा माइकल, जब उससे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो स्पिरिट्स को उसी तरीके से देखता है जैसे कि कैली ने देखा, तो उसका जवाब बिल्कुल अलग था। अकॉर्डिंग टू हिम वो कई सारे शेप्स में उसे दिखाई दिया है। उसका कुछ फिक्स शेप नहीं होता था, कई बार वो उन्हीं के फैमिली मेंबर्स के रूप में उसे दिखाई देता। जैसे कि उसे याद है एक बार रात को वो अपने रूम में लाइट को बंद चालू करते हुआ पा सकता था। उसे लगा कि कैली वहां पर खड़ी हुई है क्योंकि वो उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की वहां पर थी। उसने इरिटेट होकर कहा, कैली प्लीज लीव। और उसके बाद उसने लाइट बंद करी और वो दौड़कर वहां से चली गई। नेक्स्ट डे जब वो नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और उस वक्त माइकल ने कैली से कहा, तुम कल क्या कर रही थी मेरे रूम में? कैली बिल्कुल शॉक थी क्योंकि उस रात तो वो अपने बेड पर ही थी। उन सब लोगों को अब उस घर में धीरे धीरे ऐसी स्मेल आने लगी थी जैसे कि वहां पर कुछ सड़ रहा हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें हर जगह बस खून के धब्बे नजर आते। एक बार जब कैली वहां पर मॉप से बस सफाई कर रही थी और वो वापस आकर बकेट में जैसे ही मॉप को डुबाकर बस सफाई करने वाली थी, वो नोटिस करती कि उस पानी का रंग बिल्कुल लाल हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वहां पर पानी नहीं बल्कि वो पूरी बाल्टी में खून है। अलोंगसाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स अब स्टीवन का बिहेवियर दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो स्टीवन अब है ही नहीं। उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी है जो कि इसके पहले नहीं थी, मगर वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। वो अब अपने घर वालों को देखकर ही उन्हें बहुत ही ज्यादा भद्दी भद्दी गालियां देता। इनफैक्ट उसने एक बार अपनी सिस्टर टेनी को ही सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश भी करी थी। जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता वो उसे अपने मुंह से काटने की भी कोशिश करता। अब ये सारी की सारी चीजों की हद हो चुकी थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फाइनली उन्होंने लॉरेंस एंड एड से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और वो सक्सेसफुल भी हुए और उन्होंने उस घर में आकर इस घर की इन्वेस्टिगेशन करना चालू करी। उसके बाद लॉरेंस ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी जो कि उन्होंने कैमरे में भी कही थी और अब आप उनकी ऑब्जर्वेशंस उसके पहले सुने, मैं आपको बता दूं। उन्होंने उस घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को फील किया, स्पेशली उस जगह पर जहां पर कि स्टीवन का रूम था। आगे वो ये भी चीज कंफर्म करते हैं कैसे जब केनी को उन्होंने देखा तो वो देख सकते थे कि केनी जहां पर सो रही थी ठीक उसके बगल में वो किसी को देख सकते थे। वो मैट्रेस जिस पर कि वो लेटी हुई थी उसके बगल में कोई है और ब्लैंकेट जो वो ओढ़ी हुई थी वो हवा में थी। When Ed and I got into the house itself, we separated and Ed went downstairs. After a little while, I went downstairs, and as soon as I walked into the first room, it was just an overwhelming bad feeling. I had a feeling of fear and like that I probably was picking up from the boy who had experienced what he had in that room, which was his bedroom. Mm-hmm. I didn't know that that room was a coffin room, where the coffins were kept, where they would pick out for the
the families would pick out the coffin. And then I started to walk down the hallway. I'm not seeing Ed, and I knew he hadn't passed me, so I couldn't quite understand where he went. Now, as I walked down the hall, there was little anti-rooms, kind of, that went off, where there were things, different things stored. I got down to the end of the hallway, and I looked to my left, and I could see the area where they brought the bodies in. And it was the double doors on that side of the driveway. Then there was 2 prep rooms, and one of them was a bloodletting area, and the other was where they would bring the bodies up for viewing. And I thought, oh my God, why would these trappings still be here for a family coming here with a young family? And it was kind of uncomfortable, but I thought, well, they're not buying the house, you know, they're just really renting here. And so I didn't say anything about that. I didn't address that part of the issue. But while I was in this area where they prepped the bodies, I had horrible bad feelings. And why should I have such horrible bad feelings when it was people who had passed, and it was people who were being prepared for burial? But a far more had exactly, I believe, had gone on in that area that the family was not aware of. For one thing, Carmen was not aware that she actually rented a funeral home. She was not aware of that when she did that. So then we went upstairs, and she began talking, and Denise began talking about the frightening things that were happening in the home. The one frightening thing that was happening in the home is that where the niece slept, which was on that main floor of the house in a small bedroom, the covers on her bed would levitate off her. They would levitate right off her, and then you would see something under the covers besides her. And that really, that would terrify this niece that was living there with him. वे उस घर में रहने तक से डर गए थे। वो किसी भी तरीके से उस घर से बस दूर रहना चाहते थे। उन्होंने एक मोटेल कर लिया था, वो वहीं पर रह रहे थे और चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये न्यूज़ और भी ज़्यादा आग पकड़ी, लोगों का ध्यान इस पर जाने लगा और ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। लोगों का मानना था ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बनाई हुई कहानी है। एड और लॉरेन भी इसी कहानी का एक पार्ट हैं और ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है जिस घर में वो रह रहे हैं, और जब वो घर एक फ्यूनरल हाउस था, उस फ्यूनरल हाउस में काम करने वाले वर्कर्स जब कोई डेड बॉडी आती थी वो उसके साथ फिजिकल होते थे। यही वो रीज़न है कि वहाँ पर रहने वाले स्पिरिट्स, वहाँ पर जो भी आता है उसे भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। खैर, इस चीज़ का कोई ठोस एविडेंस नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें बस ऑब्जर्वेशन है। कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा। इनफैक्ट नेबर्स को भी कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। रही बात आज की, वो फैमिली उस जगह से कहीं दूर जा चुके हैं। स्टीवन उस वक्त अपने कैंसर से फाइट कर कर जीत जाता है।
वो कई साल जीता है और उसके बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं, मगर आखिरी में उसकी डेथ कैंसर से ही हो जाती है। आज वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं और सरप्राइजिंगली जिस घर में ये सारे इंस्टेंसेस हुए वहाँ पर रहने वाले लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं अब उन्हें महसूस होता है। लोगों का आज भी इस घर को लेकर मल्टीपल अजम्पशंस एंड ओपिनियंस हैं। लोग कई बार उस घर के आसपास जाते हैं और वहाँ पर फोटोज लेते हैं और यही चीज़ वहाँ के रहने वालों के लिए एक प्रॉब्लम आज के दिन बन चुकी है। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आप सुन रहे थे इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। अगर आपको हॉरर टाइम पॉडकास्ट की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप जहाँ कहीं भी इसे सुन रहे हैं प्लीज़ हॉरर टाइम पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। मैं हर वेडनेसडे ऐसी ही अजीबोगरीब कहानी लेकर आता हूँ। आपको आज का ये फॉर्मेट कैसा लगा आप मुझे बताइए। क्या आप इस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे, मुझे ये भी बताइएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज डोंट स्टॉप लिसनिंग टू द हॉरर टाइम पॉडकास्ट।